सर आपने जब अपनी बेटी को देखा था आखिरी बार हाँ, अंतिम संस्कार के पहले, हाँ। तो क्या बीत रही थी आपको? 60 साल 62 साल मेरा उम्र है। इतना साल से हम जो कुछ किया है हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया। इसका ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इसका बारे में आप लोग मत पूछिए। आपका पास मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दिल तोड़ गया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हदें पार की गई, उससे पूरा देश गुस्से में है। लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा? अब ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस भयानक रेप और हत्याकांड पर जांच कम और सियासत ज़्यादा हो रही है। इसका जीता जागता सबूत यह है कि 14 अगस्त के रात कोलकाता आर्जिकल हॉस्पिटल में अचानक से उपद्रवी के भारी भीड़ जमा हो गई और फिर देखते ही देखते उस भीड़ ने शांतिपूर्वक तरीके से केस कर रहे डॉक्टर पर भी अटैक कर दिया। साथ ही हॉस्पिटल के अंदर घुसकर भी खूब तांडव मचाया। लेकिन इस बात का जानना और पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस भीड़ को किसने भेजा था और हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ करने के पीछे उसका मकसद क्या था, क्योंकि ये केस दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है। ये सवाल आज भी वही है कि आखिर वह कौन व्यक्ति है या फिर वह कौन बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है जो इस केस को दबा देना चाहता है, जिसकी वजह से आधी रात को हजारों की तादाद में उपद्रवी इकट्ठा होकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां पे तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में मैं बताया था कि किस तरह से इस पदार्थ में और कई लोगों का हाथ हो सकता है, चाहे वो लोग बाहर के हो या चाहे वो लोग हॉस्पिटल के ही रहे हो। लेकिन जब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था, उसके बाद ही उपद्रवी वहां पर आधी रात को पहुंचते थे और उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। और उसका मतलब यह है कि अगर इस तरह से अचानक कुछ लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, फिर वो हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और साथ ही साथ जहां पर यह घटना होती थी, जहां पर क्राइम सीन है, वहां पर भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ी करती है। पुलिस उस समय क्या कर रही थी? हॉस्पिटल का प्रशासन उस समय क्या कर रहा था? उन्होंने उन्हें रोका क्यों नहीं? या फिर उसमें किसी रसूलदार का हाथ है? कोई तो चाह रहा है सारा सबूत को मिटा दिया जाए, क्योंकि जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनके बारे में कई तरह के बातें सामने आ रही है। और जब उनसे इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस दुखद मामला पर कोई भी जवाब नहीं दिया और प्रिंसिपल संदीप घोष बिना जवाब दिए अपने गाड़ी में बैठकर चले गए। लेकिन जब उसी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके अख्तर अली से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस समय जो प्रिंसिपल है वह पॉलिटिक्स और रसूल करते हैं, यानी उनका पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा गहरा नाता है और इसी वजह से बचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल पर कई आरोप भी लगाए हैं। वो एक बार आप लोग भी उन्हें से सुन लीजिए। फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। तो सुना आपने, अख्तर अली बता रहे हैं कि किस तरह से इस कॉलेज के अंदर पैसे लेकर सीट दी जाती है और डॉक्टर परमानेंट चुने जाते हैं और भी बहुत सारे धंधेबाजी पैसे के बेस पर होती है। कि इससे पहले वीडियो में मैंने पुलिस को लेकर सवाल उठाए थे कि किस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के मौत को सामान्य मौत बता दिया था, यानी कि पहले तो पुलिस ने ठीक से नोटिस नहीं किया। हालांकि बाद में जब पुलिस एक्टिव हुई और एक अपराधी को पकड़ा भी, लेकिन अभी भी इस केस को लेकर कई तरह के सवाल हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाई जा रही है, बाकी इससे पहले भी कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाई जा चुकी है, वो भी उसी हॉस्पिटल को लेकर, यानी पहले भी इसी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज को लेकर सवाल उठे थे, क्योंकि ऐसे ही एक केस 2001 में सामने आया था
इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरीके की गंदे एवं घटिया काम एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकती है। साथ ही आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक हॉस्पिटल है या आईएससी का अड्डा, और अगर ये सारी चीज़ें उस समय हुई थी तो आखिरकार पुलिस ने उस समय भी ठीक ऐसा ही क्यों किया था। दरअसल साल 2001 में स्वामित्रा विश्वास नाम का एक लड़का इसी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहा था। कोलकाता का रहने वाला था। उसने घटना से पहले अपने माँ से बात की थी और कहा कि वह कल घर आएगा, लेकिन अगले दिन आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में स्वामित्रा विश्वास की लाश पंखे से लटकते हुए मिलती है। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी जाती है और तुरंत पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले पहले उसके लाश को नीचे उतारते हैं और फिर थोड़ी जांच करने के बाद पुलिस कहती है कि ये तो एक सामान्य मौत है, यानी लड़के ने खुद ही मौत का रास्ता चुना है और उसने खुदकुशी की है। लेकिन स्वामित्रा विश्वास के माता पिता ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि स्वामित्रा ने खुदकुशी की है। उनका कहना था कि उनका बेटा ऐसा क्यों करेगा। उसके बाद ये केस कोर्ट में पहुंचता है। स्वामित्रा विश्वास के घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, वो एक होनहार बच्चा था। उसकी माँ बताती है कि स्वामित्रा विश्वास ने मुझे फ़ोन किया था और उसने अपने माँ से 2 दिन बाद घर आने की बात कही थी। उसने कहा था कि माँ, हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मैं 2 दिन बाद घर आ जाऊँगा। उसकी माँ का कहना था कि वो अचानक ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन उस समय कोलकाता पुलिस ने कहा था स्वामित्रा ने किसी लड़की से अफेयर के चलते अपनी जान दी है, यानी वो प्यार के फेलियर था। वो किसी लड़की से प्यार करता होगा और उसी लड़की ने स्वामित्रा विश्वास को प्यार में धोखा दे दिया होगा, जिसकी वजह से स्वामित्रा विश्वास ने मौत का रास्ता चुना। लेकिन स्वामित्रा विश्वास की मां पुलिस के इस विचार को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अकेले ही डटी रही। उन्होंने कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकती कि मेरा बेटा ने खुदकुशी अपनी जान दे दी है। स्वामित्रा विश्वास की मां का कहना था कि यह एक सोची समझी साजिश की गई है, यानी हत्या किया गया है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह केस दोबारा ओपन किया गया और फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। लेकिन जब पूरा मामला खुला तब हॉस्पिटल के बारे में ऐसा सच सामने आया जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस घटना में कोलकाता पुलिस उस समय उर्मिता दास नाम की एक लड़की को अरेस्ट करती है। उर्मिता दास भी उसी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ती थी और उर्मिता को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। इधर जब उर्मिता को अरेस्ट किया जाता है तो आर्जिकल मेडिकल के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्वामित्रा विश्वास की एक तरह से मर्डर हो गया था। और ये सारी चीज़ें सामने आई तो फिर कुछ स्टूडेंट सामने आते हैं। वो स्टूडेंट आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की एक बहुत बड़ी खौफनाक सच्चाई सामने रखते हैं। उस समय TNN रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया था, क्योंकि उन लोगों ने उस कॉलेज में और उस हॉस्पिटल में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी और साथ ही उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीज़ें अपने आंखों से भी देखी थी। अगर आप चाहें तो इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। TNN के एक रिपोर्ट के मुताबिक जब वो लोग वहां पहुंचे और जब कुछ स्टूडेंट सामने आए तो पता चला कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता है। महिलाओं को लेकर DA होती है, पैसे में लड़कियां बेची जाती हैं और साथ ही कुछ फोटोग्राफी की भी काम किया जाता है, यानी ब्लू फिल्म बनाने की काम भी लगा रहता है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े और फेमस हॉस्पिटल में ये सब काम कैसे होती थी। दरअसल इस पूरे रैकेट में कुछ स्टूडेंट शामिल हैं, साथ ही कुछ डॉक्टर भी शामिल थे और कोई पॉलिटिकल लीडर भी इसमें उसके साथ मिला हुआ है, जिसके देख रेख में ये सारा काम होता था। और जब उर्मिता दास यानी जो स्वामित्रा विश्वास की दोस्त थी, जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह भी इस रैकेट को लेकर कई बड़े खुलासे करती है। वो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जब आगे की इन्वेस्टिगेटिंग होती है तो स्टूडेंट सड़कों पे आ जाते हैं
और उनका कहना था कि स्वामित्रा विश्वास ने उस रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इसलिए उसका कत्ल किया गया। और तहकीक होने पर यानी TNN की रिपोर्ट में बाकी चीज़ों के बारे में पूछा तो पता चला कि वह हॉस्पिटल में वीकेंड यानी छुट्टी के दिन लड़कियों को बुलाया जाता है, सेक्स वर्क का इंतजाम किया जाता है। उस मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल है उसमें से एक हॉस्टल के अंदर बाकायदा एक स्पेशल रूम बना हुआ है। उस रूम के अंदर ट्राईपोड रखा हुआ है, एक टेबल भी पड़ा हुआ है, लाइटें भी लगी हुई है। और वीकेंड के दिन जब सारे बच्चे बाहर होते हैं यानी छुट्टी पर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व हैं वो वीकेंड के दिन भी वही रहते हैं। इसके बाद वहाँ पर सेक्स वर्कर को बुलाया जाता है और फिर पॉर्न फिल्म शूट की जाती है। और कई बार तो ऐसा प्रतीत होता था कि जब लड़कियां नहीं मिलती थी यानी सेक्स वर्क नहीं मिलते थे तो ऐसे में आजकल मेडिकल कॉलेज के डेड बॉडी उस जगह पर लाई जाती थी। वो डेड बॉडी जिनका पोस्टमार्टम नहीं होता था, जिनकी चीड़-फाड़ नहीं होती थी, यानी जो डेड बॉडी सही सलामत होता था उनको वहाँ लाया जाता था और फिर उनकी न्यू बॉडी शूट की जाती थी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती थी। इसके बाद पूरी वीडियो को एडिटिंग किया जाता था, उन्हें मॉक किया जाता था, उनके चेहरे को चेंज कर दिया जाता था, यानी एक डेड बॉडी के साथ पॉर्न फिल्म शूट किया जाता था। फिर उसके ऊपर किसी और का चेहरा लगा दिया जाता था। और जब कॉलेज के बच्चे ने इस पर बोलने की कोशिश की, इसका खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्हें डरा धमका कर उन्हें चुप कर दिया गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन स्वामित्रा विश्वास इसका शिकार हो गया था क्योंकि उसका दोस्त भी उस रॉकेट का शिकार हो गई थी। हालांकि पहले कभी कुछ नहीं बोला था, लेकिन बात जब उसकी दोस्त उर्मिता दास पर आई, जब उसकी फ़ोटो मॉफ कर दी गई और एक म्यूट शरीर के ऊपर लगा दी गई, इसके बाद उस वीडियो को प्रसारित कर दिया गया, तब स्वामित्रा विश्वास ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और फिर 25 अगस्त को छात्रावास के कमरे में उसकी लाश मिलती है और वो भी इस तरीके से कि उसके मुंह में एक रुमाल ठूसा हुआ था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बार बार कह रहे थे कि हमारे बेटे का कत्ल किया गया है। और तो और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की उस हॉस्टल रूम नंबर 15 में TNN के रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि जब TNN के रिपोर्टर उस हॉस्टल के रूम 15 में पहुंचे तो वहां पर उन्हें नहीं जाने दिया गया। उन्हें वहां जाने से रोकने की बहुत कोशिश किया गया, लेकिन फिर भी किसी तरह से TNN के रिपोर्टर उस हॉस्टल के रूम नंबर 15 में पहुंचते हैं। और जब उन्होंने उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह खुला नहीं रहा था। उसका दरवाज़ा बहुत टाइट बंद किया गया था। उस कमरे की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद वो लोग अंदर पहुंच ही जाते हैं। TNN रिपोर्ट्स के अंदर देखते हैं कि जो बच्चे ने बताया कि वहाँ पर एक ट्राईपोड होगा, रिफ्लेक्टर्स होगा, लाइट होगा, यानी टेबल है, यानी सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ था। इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट छापी और कहा गया कि जो बच्चे ने बताया था उनकी बातें में दम लगता है। उस कॉलेज के अंदर और साथ ही जो वहाँ हॉस्टल बना हुआ था उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती थी। ऐसे में एक डॉक्टर बहुत फेमस हुए थे। वो डॉक्टर भी इस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की ड्यूटी करते थे। उन्होंने स्वामित्रा विश्वास की मौत के बारे में अपनी बात रखी। तब पूरी तरह से साफ हो गया था कि स्वामित्रा विश्वास की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कई साजिश थी। और जैसे ही उस केस के स्वामित्रा के मुंह में रुमाल ठूसने की बात कही गई है, ठीक वैसे ही ट्रेनी डॉक्टर जिनका अभी सेमिनार हाल में रेप के बाद बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसमें भी एक रुमाल की बात सामने आई थी। यानी 2001 में स्वामित्रा विश्वास की इसमें भी रुमाल की एक ठीक ऐसे ही बात थी जो आज तक अनसुलझी है। आप सोचिए ये कितना रहस्यमय मिस्टीरियस हॉस्पिटल है। आप सोचिए कैसे एक लाश को निकालकर उसके साथ पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, और उस समय यानी 2001 की हम बात कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर दिया जाता है।
यानी उस लाश के चेहरों को हटाकर एडिटिंग करके किसी और लड़की की तस्वीर लगा दी जाती थी और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय भी उस हॉस्पिटल में कितना हीनियस क्राइम होता था। खैर, अब हम ट्रेनी डॉक्टर के केस की तरह, जब उस समय सुमित्रा विश्वास के मौत को पुलिस ने सामान्य मौत घोषित किया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले साबित करने की कोशिश की गई कि ट्रेनी डॉक्टर ने भी खुदकुशी की है। हालांकि मौकाए वारदात को देखकर पहले ही नज़र में इसे कत्ल का मैटर समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले सिलसिले में सामान्य मौत का केस दर्ज किया है, जबकि वारदात का शिकार हुए डॉक्टर न सिर्फ उस हॉस्पिटल में काम करती थी बल्कि उसकी बुरी तरह से जख्मी लाश हॉस्पिटल के अंदर ही सेमिनार हॉल में पड़ी थी। ऐसे में कत्ल के बजाय खुदकुशी का केस दर्ज करने के पीछे क्या वजह है? और तो और कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब इसके पीछे की वजह को जाननी होगी। और एक सवाल यह भी है कि इस पूरी मामले में ट्रेनी डॉक्टर के उन चारों डॉक्टर का सहायक कर्मी था कि क्या भूमिका है, क्योंकि वारदात से पहले रात को पीड़िता डॉक्टर ने अपने 4 कलीग्स के साथ ही डिनर किया था। इसके बाद बाकी कलीग्स चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने अकेले ही उस सेमिनार हॉल में सोने का फैसला क्यों किया? उसके बाद ये वारदात हुई। ऐसे में फिलहाल सीबीआई भी ये जानना चाहती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा किसने देखा, उसकी क्या बात हुई थी और कैसी बातें हुई थी, क्या कत्ल से पहले या फिर कभी भी उनसे अपने सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी। इसलिए सीबीआई उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई अभी भी अंधेरे में, उन्हें भी अभी तक सफलता मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। आगे सीबीआई को कुछ सबूत मिलता है तो मैं आप लोगों को फिर से बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।